नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया पर। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। जी हां, तीसरा जो चरण है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का, वो मंगलवार 1 अक्टूबर को खत्म हो गया है। तो लगभग 61 से 62% मतदान जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ है। इससे पहले 10 साल पहले 2014 में चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए, और तब 65% के आसपास वोटिंग हुई थी। लेकिन कुछ डिलिमिटेशन की प्रोसेस हुई है, यानी कि कुछ सीटें बदली गई हैं, कुछ सीटों की संख्या भी बढ़ी है, तो कई सारे बदलाव भी आए हैं। हम आज के कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल बाद जो ये चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसका महत्व क्या है। ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके लिए, कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या फिर क्षेत्रीय दल हों, पीडीपी, एनसी, और इसके अलावा कई छोटे दल, कई नए चेहरे भी इस चुनाव में देखने को मिले। और खास तौर पे लोगों के लिहाज से देखा जाए तो उनके क्या मुद्दे थे, और क्या ये राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार लोगों के मुद्दों पे बात कर पाई, क्या उनको लुभा पाई, क्या उन्होंने वही बात कही जो लोग सुनना चाहते हैं, या जिन मुद्दों का समाधान लोग चाहते हैं। और इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़े हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ हैं आरिश बिलाल, श्रीनगर से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कड़ी पैनी नजर जम्मू कश्मीर में हर गतिविधि पर रखते हैं, खासतौर पर चुनाव और राजनीति से जुड़ी गतिविधियों पर। इसके अलावा डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बत्रा एक जाना माना चेहरा है आजकल। अगर हम चुनावी आंकड़ों की बात करते हैं तो किस तरह से उन आंकड़ों को समझना है, किस तरह से चुनावी समीकरण को समझना है, उस पर डॉक्टर बत्रा की राय बहुत महत्व रखती है। डॉक्टर बत्रा, आपका स्वागत है। बिलाल, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत बिलाल मैं आपसे करता हूं, क्योंकि हम लगातार बात करते रहे हैं इस पूरे चुनाव में, पहले और दूसरे चरण और अब तीसरे चरण में भी। एक तो सबसे पहली नजर जो जाती है वो जाती है मत प्रतिशत पर, यानी कि वोटिंग परसेंटेज पर। तो वोट परसेंटेज की तरफ अगर निगाह डालकर देखें, मोटे तौर पे पहला, दूसरा और तीसरा चरण, और उसका एक एवरेज निकाल के देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या गाड़ी थोड़ी सी 2014 के विधानसभा चुनाव से पीछे रह गई है 1-2%? लेकिन जिसे कहा जाए कि उत्साह उतना ही है जनता में, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, अब की बार अगर हम तीनों फेजेस का अगर हम एवरेज निकालें तो जैसा आपने कहा कि तकरीबन 60% के आसपास जो है वो वोटर टर्नआउट रहा है तीनों फेजेस में। जो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो तीन फेज हुए हैं, आज सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है 65% देखने को मिला, कुल मिलाकर अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो। लेकिन जम्मू में बहुत ज्यादा उत्साह लोगों का देखने को मिला है। जितनी भी वहां पर सीटें हैं, तकरीबन सभी पे 70 से ऊपर जो है वो परसेंटेज देखने को मिला है। जबकि कश्मीर डिवीजन में थोड़ा कम रहा, हालांकि 60 के आसपास रहा, लेकिन थोड़ा जम्मू से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा कम देखने को मिला। और जो 25 सितंबर वाला फेज था, उसमें श्रीनगर में एक बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली कि डाउनटाउन श्रीनगर का जो एरिया है, वहां पर ऑलमोस्ट 30% जो है, और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 27% वोटर टर्नआउट रहा। तो बहुत सारे इलाकों में लोग जो है वो बिल्कुल घरों से बाहर नहीं आए वोट डालने के लिए। हालांकि अब की बार ना तो कोई सेपरेटिस्ट ने बाइकआउट की कॉल दी थी, और न ही और किसी तरह का वायलेंस वगैरह देखने को मिला था, लेकिन फिर भी डाउनटाउन के बहुत सारे इलाकों में लोग जो हैं वो बाहर नहीं आए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 10 सालों के बाद जो है इलेक्शन हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में ये तड़प थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके पास वो अपने इश्यूज को लेके जा सकें, उनको देखने का उनमें उत्साह था। और बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम अलग से बात करेंगे क्या इश्यूज थे, लेकिन कुल जी मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। जी, कार्तिकेय, अगर इन आंकड़ों को समझना है, जो चुनाव का मत प्रतिशत है, यानी कि जो वोट परसेंटेज है, उनको अगर समझना है, तो दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पे। पहला तो ये कि जैसा कि आरिश ने बताया कि कई इलाके इंटीरियर्स में अगर बात करें तो कई इलाके ऐसे रहे जहां पर 70% के आसपास भी वोटिंग परसेंटेज रही। लेकिन अगर श्रीनगर के डाउनटाउन की तरफ देखें तो अब की बार कोई बॉयकॉट कॉल भी नहीं था, लेकिन फिर भी 30% के आसपास ही वोट परसेंटेज रहा। पहला बात तो ये कि ये आपको क्यों लगता है कि ऐसा रहा, और दूसरी ये कि 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। 10 साल में एक नई जनरेशन जुड़ जाती है मतदाताओं की,
और उनमें बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो थोड़े से नंबर्स हमें ज्यादा 60 से ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्यादा भागीदारी जो है वो नए मतदाताओं की, युवा मतदाताओं की है? देखिए विशाल जी, 2014 का मैं आंकड़ा देख रहा हूँ। आंकड़ा तो तब भी 66% था टर्नआउट का। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि ज्यादा टर्नआउट कहाँ से आ रहा है, कि एक हिस्से में कम है, एक हिस्से में वो कॉम्पनसेट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बात कि बिल्कुल आपने सही कहा कि यूथ जो है वो ज्यादा अपनी बात सुनाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये भी एक सेंटिमेंट है कि हम नाराज हैं तो हम कभी कभी जाके वोट नहीं डालते, ये भी एक सेंटिमेंट रहता है। सबसे अच्छी बात लेकिन ये हुई है कि इस बार जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आपने कहा, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जम्मू कश्मीर का ये वाला चुनाव, रिजल्ट्स जो होंगे वो होंगे, पॉलिटिकल इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद चुनाव हुआ है। टू लेट, इनफैक्ट आई वुड से, काफी देर कर दी बट हुआ है। और ऐसे माहौल में हुआ है जहां ऐसा लगता है कि कुछ डिसरप्टिव नहीं हुआ इस चुनाव में। तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। हालांकि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में या कहीं भी सिर्फ चुनाव हो जाने से लोकतंत्र स्टैब्लिश नहीं होता। लोकतंत्र एक इंस्टीट्यूशन है जो चुनाव से बहुत बड़ा है। चुनाव, उसमें बस एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का। तो जब तक वो पूरा, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी, बाकी भारत में भी, हम ऑब्सेस हो जाते हैं चुनाव को लेकर। और कोई हमें पूछता है कि आपकी डेमोक्रेसी नीचे जा रही है, तो हम कहते हैं हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर को अभी वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और पूरी स्टेटहुड की बात है, काफी सारी बातें हैं। लेकिन इस बात की बधाई जम्मू कश्मीर को, इलेक्शन कमीशन को और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को कि चुनाव ऐसा लगता है कि बेहतर तरीके, मतलब अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया है। डिसरप्शन नहीं है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कश्मीर में टर्नआउट भी ठीक रहा है, कश्मीर वाले इलाके में, जो अभी बिलाल साहब कह रहे थे। जी, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना है। जी, सफर बहुत लंबा है और लेकिन सफर की शुरुआत अच्छी कही जा सकती है, 2 कारणों की वजह से। पहला ये कि किसी तरह की कोई बड़ी वॉयलेंट घटना नहीं हुई है, और उसके अलावा जो उत्साह दिखा, यानी कि जो वोट परसेंटेज दिखा, वो 60% से ऊपर अगर वोट परसेंटेज है तो उसे बेहतर माना जा सकता है, और ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज 62 के आसपास रहेगा एवरेज, जब ओवरऑल पूरे आंकड़े आएंगे। लेकिन बिलाल भाई, एक हमारे पास लिमिटेशन है जब हम आज बात कर रहे हैं, वो ये कि हम एग्जिट पोल के लिहाज से तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो 5 तारीख के शाम के 5 बजे का, 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, जब हरियाणा में चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन बिना ये बताए या ये समझे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक चीज और समझी जा सकती है यहाँ पे, और वो इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। जो मुख्य पार्टियां हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, इनको अगर आप थोड़ा सा इनका आकलन करें, ना केवल इस लिहाज से कि उन्होंने किस तरह के उम्मीदवार मैदान में उतारे, बल्कि इस लिहाज से भी कि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार कैसे चलाया, तो आप क्या एनालिसिस उसका करेंगे? हम पहले इन चारों की बात करते हैं, उसके बाद हम और जो बाकी जो छोटे दल हैं और कई और ऐसे प्लेयर्स हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन पहले इन चारों की बात करें क्योंकि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स। जी विशाल जी, हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कई सीटें हैं कश्मीर में, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज तकरीबन 47 सीट्स जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में है, और सिर्फ 18 पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। हालांकि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो उनके अपने कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 18 जगहों पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने मैसिव रैलीज की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने कंपेनिंग की, अमित शाह ने खुद कंपेनिंग की है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कंपेनिंग की है, और पूरा जोर जो है उन्होंने लगाने की कोशिश की है। लेकिन कश्मीर में अगर हम बात करें तो जिस तरह से जम्मू में बीजेपी को रेस्पॉन्स मिल रहा है, शायद कश्मीर में वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला। कांग्रेस प्रिपोल अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका स्ट्रांग होल्ड जो है वो कश्मीर रहा है, और इसी तरह
कांग्रेस जो है वो जम्मू में मजबूत है और उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लेके ट्रिपल अलायंस किया और उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छी खासी टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। पीडीपी की ये प्रॉब्लम रही है कि 2019 के बाद उनके जितने भी बड़े नेता हैं और जो उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है वो उनसे छूट गया है और तकरीबन 40 ऐसे लीडर्स हैं उनके या पॉलिटिशियंस कहिए जो पार्टी छोड़ के चले गए। उनमें 3-4 लोग जो हैं वो वापस आ गए और उनमें से 2-3 लोगों को मैंडेट भी मिला और उस वजह से जो पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी वो नाराज हो गए और वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो एक तरफ अगर लोग वापस आ गए तो दूसरी तरफ से दूसरे दरवाजे से जो जिन्हें हम लॉयलिस्ट कहते हैं वो निकल गए। और पीडीपी जो है अगर हम देखें कि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है साउथ कश्मीर, वहां पर अब की बार जो है जमात इस्लामी ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इलेक्शंस में वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अनंतनाग की जो पार्लियामेंट्री सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गई है, हालांकि महबूबा मुफ्ती खुद वहां से लड़ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ कश्मीर में भी पीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है करते हुए दिखती नहीं है। और बाद में हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे अगर नजर डालें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कुपवारा और वहाँ की 2-4 सीटें हैं और हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है अब की बार जो उनके जो प्रेसिडेंट है, हालांकि वो मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी कोटा से सजाद गनी लोन, लेकिन अब की बार वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे ये दिखाने की कि बीजेपी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि एक बार वो प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई भी कह चुके हैं और बीजेपी कोटा से वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुछ सीटों पे वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो कश्मीर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपने चारों मुख्य दलों के बारे में बताया, आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, जमाते इस्लामी का थोड़ा सा जिक्र किया आपने, तो थोड़ा सा अगर जमाते इस्लामी या फिर इंजीनियर राशिद की बात करें जिनको चुनाव से ठीक पहले जमानत भी मिली चुनाव प्रचार करने के लिए, कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कुछ इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। अब वो बागी भी माने बिल्कुल। जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय या तो खेल बिगाड़ सकते हैं या फिर उनकी अपनी स्थिति भी मजबूत है। तो ये फैक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है चुनाव को, खासतौर पे कश्मीर डिवीजन की तरफ अगर देखें तो। जी बिल्कुल, पहले हम इंजीनियर रशीद से हम शुरुआत करते हैं। अभी-अभी ये खबर आ रही है कि हालाँकि उनको 8 अक्टूबर को वापस तिहाड़ जाना था क्योंकि उनकी बेल जो है वो खत्म हो रही थी, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि उनकी बेल जो है वो 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये एक तूफान की तरह आए हैं इंजीनियर रशीद, हालाँकि अब ये भी माना जाता है कि अगर वो जेल में रहते तो शायद उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने किस तरह उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन को पछाड़ दिया और वो भी 2 ढाई लाख वोटों से, और अब उन पर ये भी कहा जाता है कि वो सिंपैथी वोट था। तो शायद वो इफ़ेक्ट जो है इस इलेक्शन में भी देखने को मिलता, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अगर वो जेल में ही रहते तो शायद उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नॉन स्टॉप कैम्पेनिंग की है जब से वो जेल से बाहर आए, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो उनके अपोनेंट्स जो है उनकी नींदें हराम कर दी है। न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बल्कि साउथ कश्मीर में उन्होंने जबरदस्त कैंपेनिंग की है और लोगों का जो उत्साह है वो देखते हुए बनता है। और जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, जमात इस्लामी जो है उन पर अभी भी बैन लगा हुआ है। होम मिनिस्ट्री ने उनका बैन जो है वो जनवरी में दोबारा से कंफर्म भी किया, एक्सटेंड भी किया, और हालांकि उनको ये उम्मीद थी कि जमात इस्लामी से बैन हट जाएगा तो वो खुल के जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो कंटेस्ट कर चुके हैं। अगर हम प्री 89 की अगर हम बात करें तो उनके काफी एमएलए जो है वो रह चुके हैं असेंबली में, लेकिन पिछले 30 सालों में उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया क्योंकि उनकी ये पॉलिसी रही है और वो एंटी इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे थे। लेकिन अब की बार जो है उन्होंने बहुत अच्छा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि हम जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन चूंकि जमात इस्लामी पे बैन है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को खड़ा किया एज इंडिपेंडेंट्स और उनको सपोर्ट किया। यानी जो जमात इस्लामी का कार्डर है वो उनको सीधे सीधे जो है उनको वोट डालेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो अगर जीत के आते हैं तो वो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे, वो जमात इस्लामी के तौर पे वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनका एजेंडा होगा और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो सेम रहेगी। और
उम्मीद की जा रही है कि जमात इस्लामी जो है कम से कम साउथ कश्मीर में एक दो सीटों पर जो है वो बाजी मार ले जाएंगे, और कई जगहों पर जो है उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है इंजीनियर रशीद की उसके साथ भी जो है अलायंस किया है। तो ये दोनों जो है ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। अगर जो है जब रिजल्ट आते हैं तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर आता है तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद की पार्टी। जी कार्तिकेय, आपसे आपने सुना, मैं चाहता था कि आप बिलाल भाई को सुने क्योंकि वो श्रीनगर में बैठे हैं, वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, उनके पास जो एनालिसिस होगा वो शायद दिल्ली में हमारे जैसे बैठे लोगों के पास ना हो। इसीलिए उनके एनालिसिस के बेसिस पे एक सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके 2-3 छोटे-छोटे हिस्से हैं। पहला ये कि इंजीनियर राशिद का लोकसभा चुनाव जेल से लड़ना, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद अली को हराना, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनका एक बार जैसे कि बिलाल भाई ने कहा कि वो तूफान की तरह आए हैं, और दूसरा जमाते इस्लामी का 30 साल बाद ये कहना कि हम चुनावी प्रक्रिया में हमारा भरोसा है। तो ये लोकतंत्र की ताकत दर्शाता है। पहली बात तो ये। दूसरा इसमें ये कि ये चुनाव खासतौर पे जो 2 क्षेत्रीय दल हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या ये कहना सही होगा कि ये चुनाव उनके लिए राजनीतिक रूप से करो या मरो की स्थिति है? पीडीपी के लिए यस। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस समय एक्चुअली काफी बेहतर स्थिति में है जम्मू कश्मीर। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि कश्मीर जो है ये इन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट है। जम्मू में बीजेपी एक तरफ, पहले जो डोमिनेंस कांग्रेस का था आज वो डोमिनेंस बीजेपी का है, लेकिन जम्मू में भी कुछ ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं जहां पीडीपी और एनसीपी रेलेवेंट है। बट जो कश्मीर का इलाका है वो यूजुअली पीडीपी वर्सेस एनसी रहता है, कांग्रेस एक सपोर्टिंग रोल थोड़ा मोड़ा प्ले करती है। तो ज्यादा बड़ा जो रोल है, और मुझे बिलाल साहब के सामने ये बोलने में भी हिचक हो रही है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं इस बारे में, कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं या जो छोटी पार्टियां हैं, इनका जो रोल है वो कश्मीर में बहुत अहम हो जाता है इस चुनाव में। आपने अभी जमात की बात की, तो जमात का इस बार टाई अप है इंजीनियर राशिद की पार्टी के साथ। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, इलेक्शन से जस्ट पहले वो हो। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सर्टेन फोर्सेस आर एट प्ले। अल्ताफ बुखारी जी की भी पार्टी है, इंजीनियर राशिद जी की भी पार्टी है, सजाद लोन जी की भी पार्टी है, इंडिपेंडेंट्स हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी है सर कि 2002 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस या स्टैग्नेट रही या गिरती रही, और उसका फायदा नेट पीडीपी को मिल रहा था 2014 तक। लेकिन 14 में जब अलायंस हुआ उसके बाद अगर आप 19 का आंकड़ा देखेंगे लोकसभा का, तो नेशनल पीडीपी सिंगल फिगर में आ गई असेंबली लीड्स में। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 20 के ऊपर का आंकड़ा पार कर गई थी 2014 में, वो पीडीपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 सेगमेंट्स में लीड ले पाई थी 2019 में। तो इनको बहुत नुकसान हुआ इस बात का। और इनफैक्ट अगर आप 2024 का भी, तो पीडीपी के 4 लीड्स आए थे 2019 में, और अगर हम 2014 का आंकड़ा देखें पीडीपी का, तो पीडीपी 25 सीटें लेकर आई थी उस समय। तो उस अलायंस का नुकसान जो बीजेपी के साथ वो पीडीपी को उठाना पड़ा, वो आज तक वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप डीडीसी के इलेक्शन देखें तब भी उन्होंने कम सीटें लड़ी, उनकी कम सीटें आई। आप लोकसभा में देखें अभी अलायंस भी नहीं हुआ, फिर भी उनके सेगमेंट्स फिर से 4 या 5 ही आए हैं लीड में। तो पीडीपी के लिए ये बहुत एक बड़ी चुनौती है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। एनसी और कांग्रेस के पास एक एक्चुअल शॉट टू पावर है। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं पहले, कोई नई बात नहीं कह रहा मैं। कांग्रेस और एनसी एक ऐसा फॉर्मेशन है आज की तारीख में जो पैन जम्मू कश्मीर इलेक्शन लड़ रहा है। इनफैक्ट वो कई जगहों पे डबल लड़ रहे हैं, वो फ्रेंडली फाइट्स में है। तो वो एक ऐसा फॉर्मेशन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके चांसेस ज्यादा हैं। अब बीजेपी क्या चाहेगी कि जम्मू में वो कांग्रेस को आगे ना बढ़ने दे, जो हिंदू डोमिनेटेड सीट्स, और कांग्रेस को वहां बहुत अच्छा करना पड़ेगा उन सीटों। तो कांग्रेस का रिवाइवल हमने कुछ लोकसभा में देखा भी इन सीटों पर, जो मार्जिन्स कम हुए, लेकिन क्या सफिशिएंट है सीटों को कवर करने में। और दूसरा, बीजेपी चाहेगी कि कश्मीर में हम तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर पीडीपी को सक्सेस मिलता है तो नथिंग रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी कि पोस्ट पोल पीडीपी एनसी कांग्रेस साथ में आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो रिसेंटली तक इंडिया अलायंस का हिस्सा थे।
तो बीजेपी चाहेगी कि कश्मीर में इंडिपेंडेंस और ये छोटी पार्टियां भारी मात्रा में जीत कर आए और जम्मू में हम मैक्सिमाइज करें, तभी हमारा सरकार खुद बन सकती है। तो ये उनका पाथवे है। जी, ये तो कांग्रेस मतलब और एनसी अलायंस के पास दो ऑप्शंस हैं। कांग्रेस एनसी अलायंस अपने बल पर भी मेजोरिटी के लिए एम कर सकते हैं और इसके सक्षम भी हैं। और अगर खुदा ना खास्ता एनसी थोड़ा सा डाउन जाती है और पीडीपी अब चली जाए, जब तक सीटें दोनों के बीच में हैं, तब तक तकरीबन सेम फॉर्मेशन ही रहेगी, एक तीसरी पावर आ जाएगी उसमें। तो मुझे लगता है ये मोटा मोटा समीकरण है इस चुनाव। जी बिल्कुल। और ये जो कयास ही कहूंगा मैं इन्हें, क्योंकि आखिरी नतीजा तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। इन कयासों को और खुल के इन पर चर्चा जो है और 3 दिन बाद ही की जा सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल आप दोनों से ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले, और बिलाल भाई मैं आपसे शुरू करूंगा। हमने नेताओं की बात की, हमने पार्टियों की बात की, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की, चुनाव आयोग की बात की कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से चुनाव कराया गया। अब जनता की बात कर लेते हैं चलते चलते। और जनता की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जनता के लिहाज से इस चुनाव में बिलाल भाई आपको क्या लगा कि 3 या 4 जो बड़े मुद्दे हैं वो है। एक बड़ा मुद्दा जिसे जो यहां सब दिल्ली में बैठे या पूरे बाकी देश में बैठे लोगों को सुनाई दे रहा है, वो ये कि भाई जो कई पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सबने कहा कि साहब स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि साहब वो तो मिलना ही, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये तो होना ही है। तो क्या वो एक मुद्दा बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? और अगर हाँ या ना के बाद भी उसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो कि वहां की जनता चाहती है कि उस पर बात हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव अब 10 साल बाद विधानसभा में जाके बैठे तो उनका समाधान निकालें? देखिए विशाल जी, 2019 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो 370 को बचाने की बात करते थे और उसके लिए वोट मांगते थे कि 370 को बचाना है। और लेकिन जब वो हट गया तो अब जो है उसको रेस्टोर करने की बातें हो रही। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो होता हुआ दिखता नहीं है और वो एक इम्पॉसिबल सी बात दिखती है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं लोगों को ये बता रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़के उम्मीद है कि शायद हमें 370 वापस मिलेगा। और दूसरा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी कह रही है कि हमें तो देना ही देना है, लेकिन अगर देना ही देना है तो अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब 370 हटाए हुए भी 5 साल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो नीयत है वो सही नहीं दिख रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इनफैक्ट राहुल गांधी जब कैंपेन कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा एक अपनी एक रैली में कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो या बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हो, उनका ये कॉमन एक पॉइंट है कि स्टेटहुड जो है उसको रेस्टोर करवाना है और वो वापस लेना है। तीसरा बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इनफैक्ट अगर हम डाटा देखें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है नंबर 2 पे आया है अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें पूरे देश में। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। काफी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेकार हैं। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें कुछ पीएचडी करके लोग जो हैं वो हैंड कार्ड्स पे फ्रूट्स बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह का न होना, आईआईटीज का न होना, आईआईएमएस का न होना, बेटर हेल्थ केयर न होना, बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स न होना। देखिए, स्मार्ट सिटी हमको दिया गया है लेकिन स्मार्ट सिटी पे पिछले कई सालों से काम चल रहा है। और श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें तो सड़कें जो है हर जगह खुदी हुई हैं। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। और गांव देहात में तो हालत और भी ज्यादा है, खासतौर से जो फार ऑफ प्लेसेस हैं, इंटीरियर्स है, कुछ जगहों पे आपको बहुत बेहतरीन सड़कें देखने को मिलेगी लेकिन ये जो है कंसिस्टेंट नहीं है डेवलपमेंट। और ये कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर जो है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके पास जो है सबसे बड़ा इशू जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। वो बेटर एवेन्यूज चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वैकेंसीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फिल नहीं हुई है पिछले 5-6 सालों में वो फिल हो ताकि रोजगार मिले। और
अभी तक जितने भी पिछले 5 सालों में कुछ बड़े एग्जाम्स हुए हैं रिक्रूटमेंट को लेके, जिसमें पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था, पटवारीज का एग्जाम हुआ था, और एक मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो सारे कॉश करने पड़े क्योंकि बहुत बड़े जो है लेवल पे उसमें धांधलियां हुई, तो अल्टीमेटली उन एग्जाम्स को कॉश करना पड़ा। तो बहुत सारे लोग जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज जो हैं वो खुल जाएं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये इश्यूज जो है ये छाए रहे इस कंपेनिंग के। ये महत्वपूर्ण। कार्तिकेय, आपका इस पर क्या नजरिया है कि अगर जनता के लिहाज से देखें, क्योंकि लोकतंत्र तो जनता के लिए ही होता है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, तो जैसा बिलाल बता रहे हैं कि खासतौर पे जो युवा मतदाता है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बाकी जो जनता है उनके लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, चाहे वो अस्पताल हों या फिर एजुकेशनल, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, उनको भी वो लोग चाहते हैं कि वहां पर होना चाहिए। और लाजमी है कि अगर खुद का एमएलए होगा, विधानसभा में चर्चा होगी, तो उसके थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का मुद्दा है, आपको लगता है कि वो उतना पॉपुलर मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, या फिर केवल राजनीतिक पार्टियां ही आपस में दंगल खेल रही हैं? स्टेटहुड एक इमोटिव इशू तो है, इसको तो हम नहीं दरकिनार कर सकते। 370 मुझे लगता है कि इतना रेलेवेंट शायद ना हो जम्मू साइड खासकर, बट स्टेटहुड एक इमोटिव इशू है। एक अभी बिलाल भाई ने सब बताया, उसमें पावर क्राइसिस भी एक मैं इसमें जोड़ूंगा। पावर की सिचुएशन भी ऐसी है कि बहुत मुद्दा इसका बना है। बट मुझे लगता है कि 10 साल से जो एक कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी गवर्नेंस की लोगों की तरफ, वो वापस आना भी एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कई लोग शायद इस 10 साल को बीजेपी का शासन ही मानेंगे, मतलब पिछले 5 साल में बोलूंगा, 19 से लेकर 24 तक। तो शायद अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। बट ये बात तो सही है ना विशाल जी की जम्मू कश्मीर इज इन द हेडलाइंस फॉर द रॉन्ग रीजंस मोस्टली। वो भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एस्पिरेशंस हैं लोगों की, जहाँ लोग चाहते हैं अच्छी चीजें हो। अब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मोहल्ला क्लिनिक की बात की है, कई पार्टीज ने हाउसिंग फैसिलिटीज की बात की है। तो ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमें सही में लगता है कि नॉर्मलसी आ गई है, मैं उसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट अगर हमें लगता है कि सही में नॉर्मलसी आ गई है, तो ये सब चीजें जम्मू कश्मीर बाकी भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो सारे मुद्दे क्यूमुलेटिव रहेंगे। बट ये जरूर होता है कि अंत में अगर एक बहुत डोमिनेंट इमोटिव इशू रहता है तो वोट जाके उस पर पड़ जाता है कि चलो इस बार इस पे दे रहे हैं, बाकी फिर देख लेंगे आगे जा। लेकिन डोमिनेंट इमोटिव इशू के अलावा जो ये बेसिक नेसेसिटी जिसकी बात की जाए, जिन मुद्दों की चर्चा बिलाल ने की, आपने की, चाहे वो रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, हेल्थ से जुड़ा मुद्दा हो, एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा हो, वो सब जरूरतें ऐसी हैं। और खासतौर पे युवा मतदाता जो निकल कर बाहर आता दिखाई दिया है इस बार, ऐसा जरूर लग रहा है कि जो चुन के आएंगे, जो लोग विधायक बन के विधानसभा में जाएंगे, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी और उनकी जवाबदेही बहुत बड़ी होगी। क्योंकि 10 साल से लोग जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर राज्य की विधानसभा में भेजें, एक सरकार बने जिससे हम सवाल पूछ सकें, जिससे हम उम्मीद कर सकें। खैर, नजर रखेंगे इस पर, और खासतौर पे चुनावी नतीजों पर भी कि आखिर सरकार किसकी बनती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बिलाल भाई, श्रीनगर से जुड़ने के लिए, और कार्तिकेय आपका भी जुड़ने के लिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और दर्शकों को समझाने की कोशिश भी बिलाल होगी। भाई और हम दो अलग छोरों से जुड़ रहे हैं, मैं चेन्नई से जुड़ रहा हूँ आपसे। ये तो और भी बेहतरीन बात है। तो आप चेन्नई से हैं, बिलाल भाई श्रीनगर में बैठे हैं, और मैं यहाँ देश की राजधानी में बैठ के आप दोनों से चर्चा करके अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ पिछले 10 साल में वो कैसा रहा, और खासतौर पे कितना महत्वपूर्ण रहा, उसके क्या महत्वपूर्ण आयाम रहे। तो हम एक बार फिर आएंगे, फिर हाजिर होंगे इसी तरह की चर्चा के साथ। नमस्कार, तब तक देखते रहिए मैगजीन।